हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम आज देखेंगे पाठ 9वां, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। हमारा पाठ 8 कंप्लीट हो चुका था। कविता जो थी वो मैंने कल उसका आपको स्वाध्याय भी समझा कर दे दिया। अब उसके जो एक्स्ट्रा प्रश्न हैं वो आपको समय होने के बाद में ये पूरा हो जाएगा कोर्स, उसके बाद में और लेंगे हम, ठीक है। तो आज हम लेंगे प्रकरण हमारा 9वां। इसको लिखा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। किसने लिखा है इसको? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। इनका जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय देखेंगे। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ ये बताई है। फिर भी कुछ रह जाएगा, कविता संग्रह है। अज्ञेय पत्रावली, निबंध, अंतहीन, आकाश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन, यात्रा संस्मरण, अस्थि और भवती, आत्मकथा, बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि इनके प्रसिद्ध प्रमुख कृतियाँ थी। अब इस पाठ के अंदर उन्होंने क्या बताया देखेंगे। गद्य संबंधी प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। इन सभी का जीवन एवं लिखन पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है, साक्षात्कार के माध्यम से प्रयास किया गया है। ठीक है, हमने ये पाठ स्कूल में पढ़ा था, याद है आपको? तब सिर्फ मैं आपको पाठ समझा कर दूंगी आज। नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी और तिवारी जी दोनों का संवाद है इसके अंदर। नागर जी का नाम था अमृतलाल नागर और तिवारी जी का नाम था विश्व प्रसाद तिवारी। ये दोनों एक साथ में बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि दोनों एक को पूछ रहे हैं कि आप कब से लिखना शुरू किया, आपको लिखना की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली। ये सारी बातें इस पाठ के अंदर उन्होंने एक से पूछी है। ठीक है, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन काल के आरंभ की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? उस समय मतलब कौन से साहित्यकार चल रहे थे, किसका साहित्य ज़्यादा प्रचलित था या किसका साहित्य ज़्यादा सामने आया था, वो उनको पूछ रहे हैं। और आप किसको तो भी आदर्श सामने रखा होगा, तो किसको रखा था? आपने इनसे प्रश्न पूछा। नागर जी जवाब देते, लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ना था। सनेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। किसी सनेही जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता उन्होंने ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह यानी दादाजी। कौन सी 2 पत्रिकाएं थी? एक तो थी सरस्वती और दूसरी थी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरचंद्र के को बाद में प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। क्या बता रहे वो? किसके किसके उपन्यास पढ़े उन्होंने? तो उन्होंने शरद को तो बाद में पढ़ा, उसके पहले उन्होंने सनेही जी का, अयोध्या सिंह का और उपाध्याय जी की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। और उसके बाद में उन्होंने उनके घर में 2 पत्रिकाएं रोज हमेशा आती थी, उनके दादाजी मंगाते थे। कौन सी थी वो पत्रिकाएं? एक तो सरस्वती और दूसरी थी गृहलक्ष्मी। और उसके बाद में उन्होंने कौन से साहित्य को ज़्यादा ध्यान दिया? तो प्रेमचंद जी का साहित्य, उसके बाद में कौशिक का और बंकिम चंद्र के उपन्यास पढ़े, और शरदचंद्र को उसके बाद में, और उसके बाद में उन्होंने प्रभात कुमार मुखोपाध्याय के उपन्यास पढ़े। इस प्रकार से वो पढ़ते गए और फिर पढ़ने के बाद में सबसे बाद में उन्होंने बंकिम के उपन्यास पढ़े, 1930 में पढ़ डाले। उनके आनंदमठ और देवी चौधरानी उपन्यास थे। और उसके बाद एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ एक उपन्यास भी उन्होंने उसी समय पर पढ़ा। पढ़ने से उनको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो गया और फिर उनको जिस की रुचि आती गई वो पॉइंट्स बनाते गए और उसके बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया। यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। इनका कोई उनके पास में आदर्श
नहीं रखा उन्होंने, सिर्फ उनको पढ़ने का शौक था इसलिए उन्होंने सारे ये पढ़ डाले, ये बता रहे वो। ठीक है, अब देखो, नहीं कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। कि वो सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से 1929 में। देखो पहले कविता लिखी उन्होंने सबसे पहले, तो कब लिखी? 1928 से 1929 के बीच में। तो क्या था उसमें? लाठीचार्ज हुआ था, इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी। कब लो कहो लाठी खाए, कब लो कहो लाठी खाए, इसे ही लिखने का आरंभ मानिए। उन्होंने 1928 और 1929 के बीच में एक साइमन कमीशन के जो बहिष्कार हुआ था उसके ऊपर उन्होंने, लाठीचार्ज हुआ था उस पीरियड में, तो उसके ऊपर उन्होंने कविता लिखनी, पहली कविता लिखी और उसका नाम था कब लो कहाँ लाठी का। इस लेखन का उन्होंने कार्य किया। समझ में आए यहाँ तक? इसके बाद में, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। देखो 1929 में जो पहले उन्होंने लिखा ना कविता, उसके बाद में उनकी और रुचि बढ़ते गई, उनको और इंटरेस्ट आते गया, तो उन्होंने क्या किया, सामाजिक कार्य भी करना शुरू किया और पढ़ने का भी ज़्यादा उन्होंने कार्य किया। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। कौन सी कहानी लिखी उन्होंने सबसे पहली? अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद रुदेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। देखो उस समय पे कौन लिख रहे थे बोलते? मन्नन द्विवेदी जी भी लिख रहे थे उस समय पे, लेकिन इनके ऊपर चंडी प्रसाद रुदेश के जो थे उनकी लेखन शैली इनको ज़्यादा प्रभावित कर रही थी और वो इनको ज़्यादा पसंद आ रही थी। समझ में आए यहाँ तक? कि लेखक ने सबसे पहले कौन सी किताब लिखी? तो अपशकुन, पहली कहानी उनकी लिखी। और 1928 और 19 के बीच में उन्होंने पहली कविता लिखी, उसका नाम था कब लो कहो लाठी खाए, ये उन्होंने लिखी। किसके ऊपर थी ये? साइमन कमीशन का जो बहिष्कार चला था, लाठीचार्ज हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने वो कविता उनकी पहली लिखी गई। पिताजी कौन थे इनके? तो इनके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने राजनीति की ओर इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि उनके पिता सामाजिक कार्य में उनको बाद में रुचि, पढ़ते पढ़ते उनको रुचि बढ़ी और फिर बाद में सामाजिक कार्य करने लग गए। इस प्रकार से हमने आज पहला पैराग्राफ हमने यहाँ तक देखा है। कल दूसरा पैराग्राफ और देखेंगे। तो अब इसको छोटा सा पैराग्राफ है, 2-3 बार पढ़ना। ओके, ठीक है।